हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट, रेडॉक्स रिएक्शन और एटॉमिक स्ट्रक्चर, सॉल्यूशन, काइनेटिक्स। जितने भी पीवाईक्यू फिजिकल केमिस्ट्री के बच्चे थे उन सबको कंप्लीट कर रहे हैं। यार मैं पता है मैं लेट हूँ, गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ तुम लोगों से। लेकिन यार थोड़ी दिक्कत थी, इनऑर्गेनिक के मैंने डाल दिए सोल्यूशन। ये डालने के 10 बजे तक का कमिटमेंट था, थोड़ा लेट हो गया हूँ, लेकिन आज डाल दिए तो शायद 2 तारीख वालों को उतना फ़ायदा ना पहुँचा पाऊँ। लेकिन मैंने क्वेश्चंस के सेलेक्टेड पीडीएफ डाल दिए हैं ग्रुप पे भी, और उस पे भी डाल दिए थे, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दिए थे बैच वालों के लिए, और टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिए हैं। तो सब कुछ अवेलेबल करा दिया है, सोल्यूशंस आज आ गए हैं। तो 2 के बाद वाले कम से कम बाकी लोगों को तो यार फ़ायदा मिल जाए। 2 तारीख वालों से सॉरी यार, है ना। तबीयत सच में नहीं सही थी मौसम की वजह से, इसलिए ऐसा हो गया। मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। लेकिन अभी हम लोग सवालों को देख लेते हैं फटाफट, और सारे पीवाईक्यू कंप्लीट कर देते हैं। तो पूरे 2026 के सारे पीवाईक्यू आज इस वीडियो के बाद कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो डिस्कशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा aqueous HCl reacts with MnO2 to form MnCl2 Cl2 and water. What weight of Cl2 is liberated when 8.7 grams of MnO2 is reacted with excess of HCl solution? तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो रिएक्शन लिखेंगे क्या कि MnO2 की रिएक्शन हमने किससे कराई, HCl से कराई, और इससे बन गया क्या, MnCl2 बन गया, Cl2 बन गया और वाटर बन गया। तो यहाँ 2 वाटर बना दो, 4 HCl कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें यही एल आ रहा है क्योंकि ये तो एक्सेस में दिया हुआ है हमें। तो इसके मोल्स कितने आ गए, मोल्स ऑफ MnO2 कितने आ गए, मोल्स ऑफ MnO2 आ गए 8.7 ग्राम्स दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई 87 यानी कि 0.1 मोल्स आ गए, 87 मोलर मास आ गया, ठीक है। अब क्या कर रहा है, जब HCl से रिएक्शन कराई तो 0.1 से कितनी बनेगी, 0.1 मोल ये बनेगा, और 0.1 मोल ही Cl2 बनेगी। तो मोल्स ऑफ Cl2 ऑब्टेंड कितने हो गए, मोल्स ऑफ Cl2 ऑब्टेंड इज इक्वल टू 0.1। तो मास ऑफ Cl2 कितना हो गया, मास ऑफ Cl2 इन ग्राम्स कितना हो जाएगा, तो 0.1 इंटू मोलर मास 71 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7.1 ग्राम्स आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। आसानी से आ पा रहा है, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आसानी से हो जाएगा ये, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है फॉर अ गिवन रिएक्शन CaCO3 plus twice HCl gives CaCl2 plus water plus CO2. If 90 gram of calcium carbonate it is added to 300 ml of HCl solution which contains 38.55% HCl by mass and density of 1.13 gram per ml, then which of the following options is correct? तो ऐसे क्वेश्चन में देखो, तुमसे जब रिएक्शन कराई गई है तो तुम्हें HCl की मोलैरिटी फाइंड आउट कर लेनी चाहिए, ठीक है। HCl की मोलैरिटी फाइंड आउट कर लेनी चाहिए या फिर मोल्स फाइंड आउट कर लेने चाहिए, दोनों से काम चल जाएगा, ठीक है। तो हम HCl के मोल्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमसे क्या कह रहा है कि 100 ग्राम्स ऑफ 38.55 है, तो 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन कंटेन कितना है, 38.55 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन ऑफ HCl। तो हमारे पास कितना है, मास ऑफ सोल्यूशन निकाल लो एक बारी। मास ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सोल्यूशन विल बी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है, 300 ml है, और डेंसिटी है 1.13। तो ये 339 ग्राम्स है हमारे पास में, ठीक है। तो 339 ग्राम्स में कितना आ जाएगा, सोल्यूशन कंटेन्स 38.55 इंटू 339 डिवाइडेड बाय 100 ग्राम्स, ठीक। दैट इज इक्वल्स टू 130.68 ग्राम्स आ गए। तो मोल्स ऑफ HCl कितने आ गए, मोल्स ऑफ HCl जो आ गए वो 130.68 डिवाइडेड बाई 36.5 यानी कि आ गए 3.58 मोल्स आ गए, ठीक है। 3.58 मोल्स आ गए। अब आगे बात करते हैं क्या होगा। कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन करानी है, किससे, कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन HCl से करानी है। तो क्या बन जाएगा, CaCl2 बनेगा, H2O बनेगा और CO2 बनेगी, ठीक। ये रिएक्शन लिख ली। अब जरा ध्यान से देखना, रिएक्शन बैलेंस करी हुई लिखी है हमारे पास। इसके हमारे पास 90 ग्राम्स थे, डिवाइड बाई 100 कर दें तो इसके 0.9 मोल्स थे, इसके 3.58 मोल्स हैं। तो ये खत्म हो गया। तो ये तो हो गया LR हमारा। तो इसके 3.58 में से कितने रिएक्ट कर गए, 1.8 रिएक्ट कर गए। तो ये कितना बना, 0.9 बना, ये 0.9 बना, और ये भी 0.9 मोल्स बन गया, ठीक है।
तो ये माइनस करने पे कितना आया, 1.78 मोल्स बचे। तो मास कितना बचा, मास बचा 1.78 इंटू 36.5 ग्राम्स, यानी कि 64.97 ग्राम्स बची HCl के। ठीक, अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 64.97 ग्राम्स अनरिएक्टेड, बिल्कुल सही बात है, पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। कैल्शियम अनरिएक्टेड, कैल्शियम कार्बोनेट तो Lr था, वो तो अनरिएक्टेड रहा नहीं। 97.3 ग्राम्स रिएक्ट कर गया, ये भी नहीं, गलत बात है, क्योंकि कितना था टोटल, 130 था, जिसमें 64 रिएक्ट कर गया। ठीक, और 60.32 ग्राम, तो ये तो गलती हो गई, क्योंकि 64 सही है, तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। आसानी से आ पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तसल्ली से सवाल को लगा रहा है, बिल्कुल धीरे धीरे करके। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है A प्लस ट्वाइस B गिव्स AB2, 36 ग्राम ऑफ A जिसका मोलर मास 60 ग्राम दिया हुआ है, और 56 ग्राम ऑफ B जिसका मोलर मास 80 दिया हुआ है। अलाउ टू रिएक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पहले रिएक्शन लिख लो और मोल्स में डील कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, रिएक्शन, रिएक्शन कैसी आ गई, A प्लस ट्वाइस B गिव्स AB2। ठीक, तो इसके मोल्स कितने आ गए, इसके मोल्स आ गए 36 ग्राम से डिवाइडेड बाई 60, और इसके हैं 56 ग्राम है डिवाइडेड बाई 80। तो इसके मोल्स आ गए 0.6 और इसके मोल्स आ गए 0.7। ठीक, तो इसे अगर हम बाई 1 कर दें, इसे बाई 2 कर दें, तो ये LR हो जाएगा। तो इसके 0.7 मोल से इसके कितने रेक करेंगे, 0.6 माइनस 0.35 रेक करेंगे, तो ये बच जाएगा 0.25 मोल्स बच जाएगा। ये 0.7 रिएक्ट कर जाएगा, ये 0.7 बच जाएगा, बन जाएगा। ठीक, तो मोलर मास निकाल लो। मोलर मास ऑफ AB2 कितना आ गया, मोलर मास ऑफ AB2 आ गया 60 प्लस 2 इंटू 80, यानी कि 220 ग्राम्स। तो मास ऑफ ए रिमेन कितना है, 0.25 इंटू 60, यानी कि 15 ग्राम्स। ठीक, और मास ऑफ AB2 फॉर्म कितना हो गया, इज इक्वल टू 0.7 इंटू 220, यानी कितना हो गया, 77 ग्राम्स। ठीक, पॉइंट, अच्छा इसके दो से मिल रहा है, सॉरी, ये कितना बनेगा, ये 0.35 बनेगा ना यार, इसके दो से एक बन रहा है ना, ये देखा ही नहीं बनना है ना, तो ये सिली मिस्टेक। तो ये कितना आ जाएगा, 0.35 आ जाएगा, 0.35 से 77 ग्राम्स आ जाएगा। अब सवाल को पढ़ लो जरा। ए लिमिटिंग रेजेंट है, ए बिल्कुल लिमिटिंग रेजेंट नहीं है। 77 ग्राम ऑफ AB2 फॉर्म बिल्कुल बन गया। मोलर मास कितना है, 220 आया, और 15 ग्राम ऑफ ए अनरिएक्टेड रह गया। तो आंसर क्या आ गया, बी और डी आ गया। तो आंसर हम 3 मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं। ये सवाल मुश्किल नहीं है, बस इनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि यू नीड टू डू अ लिटिल बिट प्रैक्टिस। ठीक है, चलो अगला सवाल देख रहा है। कह रहा है इन द रिएक्शन ट्वाइस AL सॉलिड प्लस 6 HCl 2AL प्लस 3 6Cl माइनस एंड 3H2। अब क्या कह रहा है इनके लिए, कह रहा है कि 2AL सॉलिड है प्लस 6HCl एक्वस है, इससे ट्वाइस AL प्लस 3 है प्लस 6Cl माइनस एक्वस है प्लस 3H2 गैस है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है 11.2 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड फॉर एवरी मोल ऑफ HCl कंज्यूम्ड। तो 6 मोल से कितनी बन रही है, 6 मोल से हाइड्रोजन कितनी बन रही है, 3 मोल बन रही है। 6 मोल से कितनी बन रही है, 3 मोल बन रही है हाइड्रोजन। तो 1 मोल से कितनी बनेगी, 3/6 मोल्स, यानी कि 1/2 मोल्स। 1/2 मोल्स अगर हम STP पे देख रहे हैं तो कितनी आ जाएगी, 11.2 लीटर्स आ जाएगी। तो ये तो बात सही लिखी हुई है। अगर फर्स्ट ऑप्शन ही किस्मत से सही निकल आया तो बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी चेक करना चाहो तो कर सकते हैं। कह रहा है 67.2 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड फॉर एवरी मोल्स ऑफ AL। तो 2 AL से कितने बन रही हैं, 3 बन रही हैं, तो एक से कितनी बनेगी, 1.5। तो 1.5 का मतलब कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 22.4। तो इससे तो नहीं आ रहा आंसर। 12 लीटर ऑफ एक्वस HCl इज कंज्यूम फॉर एवरी 6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन। ये गलत बात है, क्योंकि ये एक्वा सोल्यूशन और एक गैस, इसमें लॉ ऑफ, मतलब जो क्या कहते हैं, वॉल्यूम वाला हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते, मतलब एवोगैड्रोस लॉ यूज नहीं कर सकते, वो गैसेस में यूज होगा। 36.6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड रिगार्डलेस ऑफ द टेम्परेचर फॉर एवरी
रिगार्डलेस ऑफ द टेम्परेचर नहीं, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से जैसे ही एसटीपी कंडीशन हटेगी ये काम करना बंद हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा केवल। वो तो अपनी किस्मत अच्छी है, पहली बार में मिल गया। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला कह रहा है 14 ग्राम ऑफ कैल्शियम मेटल इज अलाउड टू रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ HCl एट 1 atm प्रेशर एंड 273 केल्विन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये कंडीशंस बेसिकली क्या रखी हैं, एसटीपी कंडीशंस दे रखी हैं हम लोगों से, एसटीपी कंडीशंस दे रखी हैं। तो क्या कह रहा है, कैल्शियम की रिएक्शन हमने किससे कराई, HCl से कराई, तो इससे कैल्शियम क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। 14 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम है, 14 ग्राम ऑफ कैल्शियम का मतलब कितना हो गया, 40 से डिवाइड कर दो तो ये आ गया कितना, 0.35 मोल्स आ गया। इसके 0.35 मोल्स, इसके 0.35 मोल्स बन जाएंगे, इसके 0.35 मोल्स बनेंगे। तो इसका मास कितना आ जाएगा, इसका मास आ जाएगा 0.35 इंटू 111, तो इससे 38.5 ग्राम्स आ जाएगा। और इसका 0.35 से 22.4 को लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7.84 लीटर्स आ जाएगी। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। कैल्शियम कितना बन रहा है, 38.5 बन रहा है, तो गलत हो गया। इतने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इवॉल्व्ड, 0.35 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड, 0.35 मोल्स तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी यार, ये तो बात सही लिखी हुई है, ठीक है, ये तो बात सही लिखी हुई है। और लिमिटिंग रीजेंट कैल्शियम मेटल हो जाएगा, ये भी बात सही है। तो हमें बताना क्या, ओह हमें इनकरेक्ट बताना है, ये गलती से मिस्टेक हो गया, तो ये इनकरेक्ट बताना है। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, आंसर इसका 2 आ जाएगा, 2 ही हमारा गलत आंसर है। इनकरेक्ट बताना था यार, जब ऐसा होना ज़्यादा सही होने लगे तो एक बार इनकरेक्ट वाले ऑप्शन को चेक कर लेना चाहिए, इसी में भलाई होती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 80 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑन मिक्सिंग विद 264 ml ऑफ ऑक्सीजन इन ए क्लोज्ड यू ट्यूब अंडर गोज कंप्लीट कंबशन। तो एक कंबशन रिएक्शन हो रही, बेसिकली ईडियोमेट्री का क्वेश्चन है। द रेसिडुअल गैस आफ्टर कूलिंग टू 273 केल्विन 224 लीटर ml, ठीक है, व्हेन द सिस्टम इज ट्रीटेड विद KOH सॉल्यूशन द वॉल्यूम डिक्रीज टू 64 ml, द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन इज। तो हमने इडियोमेट्री की इक्वेशन लिख ली, CXHY, ये इक्वेशन सबको याद होनी चाहिए, x प्लस वाई बाई 4 टाइम्स O2 गिव्स x CO2 प्लस y बाई 2 H2O। ये इक्वेशन अगर हमें बैलेंस याद है तो इसके ml कितने थे, 80 ml थे, और इसके कह रहे हैं कि 264 ml थे। कितने ml थे, 264 ml थे। अब क्या कर रहा है कि वॉल्यूम ऑफ CO2 हम कैसे निकालें, वॉल्यूम ऑफ CO2 कह रहा है निकालने के लिए कि जो KOH ने एब्जॉर्ब कर लिया वो सारी CO2 एब्जॉर्ब की होती। KOH ने क्या एब्जॉर्ब की, एब्जॉर्ब कर ली CO2। अगर KOH ने CO2 एब्जॉर्ब की तो इतना वॉल्यूम था और इतनी एब्जॉर्ब कर ली, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना आ गया, वॉल्यूम ऑफ CO2 आ गया 224 तो था पानी के हटा के, और बाकी जो बचा हुआ है वो 64 है, यानी कि 180 ml जो था, 160 ml जो था वो क्या निकली, CO2 निकली। तो अगर ये 1 लीटर था तो x था, 80 के लिए क्या आएगा, 80 वॉल्यूम आएगा, तो 80x इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 160 ml के। तो x की वैल्यू तो 2 आ गई, x की वैल्यू तो 2 आ गई। यहां तक बात समझ में आ गई कि x की वैल्यू 2 आई, क्योंकि हमने सीधे CO2 के 1 वॉल्यूम से x वॉल्यूम निकल रहे थे, तो 80 ml से 80x निकलेंगे, सिंपल है। 1 ml से x ml निकल रही थी, तो वॉल्यूम ऑफ O2 अनरिएक्टेड कितना आ गया, वॉल्यूम ऑफ O2 अनरिएक्टेड, अब क्या बचा होगा, O2 बची जो 64 ml में दी हुई है। तो वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम कितनी आ गई, वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड आ गई 224, 264 माइनस 64 यानी कि 200 ml। अगर 200 ml इसकी कंज्यूम हो गई वॉल्यूम, तो x प्लस वाई बाई 4 की वैल्यू आ गई 200 और बाई 80, क्योंकि ये तो 80x के लिए आएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया यहाँ से 2.5, तो 2 प्लस वाई बाई 4 की वैल्यू आ गई 2.5, तो y की वैल्यू आ गई कितनी, 2। तो ये हो गया C2H2 हो गया। तो आंसर हमारा क्या आ गया, आंसर हमारा B आ गया, ठीक है। 80 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि इसके एक मोल से कितना, 1 ml से कितना लग रहा था, x प्लस वाई बाई 4 लग रहा था, तो 80 से कितना लगेगा, 80 टाइम्स x प्लस वाई बाई 4 लगेगा, और टाइम्स को हमने डिवाइड कर दिया उसमें, बस, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 1 मोल ऑफ CO2 was passed through 2 liters of cold 2 molar KOH solution. After the reaction, the concentration of Cl minus, ClO minus and OH minus are respectively.
तो Cl2 की रिएक्शन ट्वाइस की वजह से हुई, बैलेंस करके रिएक्शन को लिख देते हैं। तो इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा KCl बन जाएगा, KClO बन जाएगा और बन जाएगा वाटर। रिएक्शन बैलेंस हो गई, ये चेक कर लो एक बारी, K बैलेंस हो गया, Cl हो गया, सब कुछ बैलेंस हो गया। इसके मोल थे हमारे पास कितने, 1 मोल था इसका, और 2 लीटर है और 2 मोलर है, यानी कि इसके 4 मोल्स थे। अब कह रहा है इसके 4 मोल थे तो ये एक के साथ 2 रिएक्ट करने चाहिए थे, तो ये Lr हो गया, ये Lr हो गया, तो ये कितना बचा, ये 2 मोल बचा। ठीक, 4 में से 2 रिएक्ट कर गया, ऐसे लिख लो इसे, 4 माइनस 2 रिएक्ट कर गया, तो ये बन गया 1, ये बन गया 1 और ये बन गया 1। ठीक, तो हमें पर कंसंट्रेशन निकालना, तो कंसंट्रेशन कितना हो गया, डिवाइडेड बाई 2 लीटर डिवाइडेड बाई 2 लीटर डिवाइडेड बाई 2 लीटर, तो इसका 1 मोलर बचा, इसका 0.5 मोलर बचा और इसका 0.5 मोलर बचा। तो 0.5 और 1 वाला आंसर आ गया, तो आंसर आ गया 3। ठीक, आसानी से हो पाया। अगला क्या कर रहा है, अगला टाइट्रेशन का क्वेश्चन है, कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। हाइड्रेटेड सॉल्ट्स कैन बी यूज्ड एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, बिल्कुल यूज किए जा सकते हैं, और ऑक्सैलिक एसिड इसका जीता जागता एग्जांपल है। H2C2O4 डॉट ट्वाइस H2 हम लोग लेते हैं किसे, ऑक्सैलिक एसिड को, जो हाइड्रेटेड सॉल्ट है। प्राइमरी स्टैंडर्ड शुड नॉट अंडरगो एनी रिएक्शन विद एयर, बिल्कुल सही बात है। अगर एयर से रिएक्शन कर लेगा KMnO4 की तरह तो उसका कंसंट्रेशन बिगड़ जाएगा, और उस बिगड़े हुए कंसंट्रेशन के साथ हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे। The reaction of primary standard with another substance should be instantaneous और stoichiometrically, बिल्कुल सही बात है, ऐसी होनी चाहिए, इंस्टेंटेनियस होनी चाहिए, उसे स्लो नहीं होना चाहिए रिएक्शन को। ठीक है ना। द प्राइमरी स्टैंडर्ड्स शुड नॉट बी सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबिलिटी से कोई लेना देना नहीं, तो ये बात गलत हो गई। प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लो रिलेटिव मास, इससे भी कोई लेना देना नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, A, B और C आ जाएगा, तो आंसर हमने 2 लगा दिया। ठीक, अगला सवाल देखो। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि, अगला कर रहा है कि 200 cc ऑफ x इंटू 10⁻³ मोलर पोटेशियम डाइक्रोमेट इज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 750 cc ऑफ मोहर सॉल्ट सोल्यूशन इन एसिडिक मीडियम। तो मोहर सॉल्ट क्या होता है, मोहर सॉल्ट फेरस अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट डॉट फेरस सल्फेट डॉट 6H2O। ठीक, तो इसमें क्या करेगा, जो Fe2+ है वो ऑक्सीडाइज होकर जाएगा Fe3+ में, और क्रोमियम जो +7 में +6 में था वो ऑक्सीडाइज होकर जाएगा +3 में, और क्योंकि Cr2 था तो इसका एन फैक्टर आ जाएगा 6 और इसके लिए एन फैक्टर आ जाएगा 1। ठीक, तो हम क्या लिख देंगे, मिल इक्विवेलेंट्स ऑफ K2Cr2O7 इज इक्वल टू मिल इक्विवेलेंट्स ऑफ मोर सॉल्ट। ठीक, मिल इक्विवेलेंट्स बराबर करने हैं ऐसे सवाल में, तो ज्यादा कुछ करना नहीं है। तो इसके कितने लग गए, इसके लग गए 200 ml दिए हुए हैं, x इंटू 10⁻³ मोलर दिया हुआ है, एन फैक्टर आ गया 6 इज इक्वल टू 750, इसके लिए एन फैक्टर हो गया 1 और इसका हो गया 0.6 मोलर। तो यहाँ से डेसिमल से ये उड़ा दिया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 75 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 200। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये आ गया 750/2 यानी कि 375 ही आंसर आ गया। 0.3 तो लिखना नहीं, तो 375 ही लिख दो, खत्म हो गया, x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली सीधे। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि 500 ml ऑफ 1.2 मोलर KI सोल्यूशन इज मिक्स्ड विद 500 ml ऑफ 0.2 मोलर KMnO4 सोल्यूशन इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में KMnO4 कहाँ जाता है, बेसिक मीडियम में जब KMnO4 को भेजोगे तो KMnO4 से आयोडीन लिबरेट होगी। ठीक, और बेसिक मीडियम जब इसमें बात हो रही है तो इस रिएक्शन की खास बात ये होती है कि ये स्लाइटली बेसिक लिखना चाहिए इन्हें। बेसिक मीडियम कैसा होता है, ये स्लाइटली बेसिक होता है, तुम्हें पता होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि तुम जैसे ही बेसिक मीडियम देखोगे Mn को भेज दोगे +4 से +7 से +6 में, जबकि Mn जाएगा +4 में। ठीक है ना, तो ध्यान रखना ये। ठीक, स्लाइटली बेसिक है, लिबरेटेड आयोडीन है, आयोडोमेटिक टाइट्रेशन और से Na2H2O3 सोल्यूशन से हाइपो के साथ इंडिकेटर के साथ किया गया, तो हमसे Na2H2O3 का पूछ रहा है। तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे कि MnO4 माइनस से न्यूट्रल मीडियम में आती है रिएक्शन, I माइनस से MnO2 बनाता और I2 बनाता। जो लिबरेटेड आयोडीन है वो कौन टाइट्रेट करता है, वो H2O3 2 माइनस टाइट्रेट करता है और क्या बना देता है, I माइनस बना देता है, और Na2 या H2O3 S4O6 2 माइनस बना देता है। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, मिल इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4, ये आइडोमेटिक टाइट्रेशन से ध्यान रखना, KMnO4 इज इक्वल टू मिल इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2H2O3।
ठीक, तो इसके मिली इक्विवेलेंस कितना आ गया 0.2 मोलर लिया हमने, एन फैक्टर इसका वॉल्यूम आ गया 5 और एन फैक्टर आ गया 3, दैट इज इक्वल टू इसका 0.1 मोलर लिया था, एन फैक्टर इसका 1 है क्योंकि ये +2 से कहाँ गया +2.5 में गया। ठीक, तो एन फैक्टर इसका 1 आ गया और इसका जो वॉल्यूम लगा वो हमने वी लिख लिया। तो ये डेसिमल से ये डेसिमल उड़ गया और ये आ गया कितना, डेसिमल से डेसिमल कैसे कहाँ से उड़ा दिए, इस डेसिमल से ये डेसिमल उड़ गया। ठीक, तो ये आ गया कितना 3000 लीटर, 5 या 15, 3 वी आ गया 3000 ml और हमें लीटर में लिखना है तो 3 लीटर लिख दिया। ठीक है, इसमें बस कैच यही था कि तुम्हें +6 में नहीं ले जाना, मेरी बात ध्यान से सुनना है ना, ये रिएक्शन याद रखनी पड़ेगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, सवाल में गड़बड़ा जाएगा मामला। ठीक, अब क्या कर रहा है कि x एंड y आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ I- to I2। I- से I2 गया तो एन फैक्टर 1 आ गया, S2- से S गया तो एन फैक्टर 2 आया एंड S। ठीक है, ठीक है, और हमसे कह रहा है बाई K2Cr2O7 और XY की वैल्यू निकालनी। अगर हमने एन फैक्टर 1 और 2 ले लिया तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगी, आंसर हमें 3 लिखना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना क्योंकि K2Cr2O7 है इसलिए रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो क्या होगा, Cr2O7 की रिएक्शन जब 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, मेरे को रिएक्शन याद है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, तुम्हें नहीं याद होगी तो तुम्हें इतना तो याद होगा कि क्रोमियम +3 में जाएगा और वाटर बनेगा। ठीक, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन खर्च हुए और ट्वाइस I- गिव्स I2 में कितने इलेक्ट्रॉन खर्च हुए, 2 इलेक्ट्रॉन खर्च हुए, तो इसमें हमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे क्या कि Cr2O7 2 माइनस +6I- +14H प्लस गिव्स ट्वाइस Cr +3 +7H2O +3I2। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एन फैक्टर होते हुए भी एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू 6 आ गई। ऐसे ही H2- को देखो तो H2- में क्या होगा, ऊपर वाली रिएक्शन तो सेम रहेगी, H2- से जाएगा S में, तो यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो इसमें भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन नंबर 1 इसे 2 लिख देते, इसे 3 लिख देते, तो इस बार 1 + 3 करेंगे, तो 1 + 3 करोगे तो क्या आ जाएगा, ये बन जाएगी Cr2O7 2 माइनस +14H प्लस S3S2- gives 3S + 2 Cr +3 +7H2O। तो इसमें भी जो एन फैक्टर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है इसके लिए भी, तो इसमें भी 6 आ जाएगा, तो 6 + 6 कितना आंसर लिख देंगे, 12 आंसर लिखेंगे, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो ये सवाल ट्रिकी था इसलिए क्योंकि जब एन फैक्टर तुम डायरेक्ट जोड़ के लिख दोगे तो आंसर उससे गलत पा जाओगे, क्योंकि एन फैक्टर डायरेक्टली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से एनकाउंटर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अलग अलग रिएक्शंस के हमें जोड़ने हैं। ठीक है ना, तो उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल करना है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर द एटॉमिक हाइड्रोजन, फर्स्ट लाइन ऑफ पाशन सीरीज। तो लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट फंड, ठीक है, पी फंड लिख देते हैं इसे। तो ये हो जाएगी 2 से 1, ये 3 से 2, मतलब 2 पे आएगी, इस पे या ऐसा लिख देता है, n से 1, n से 2, n से 3, n से 4 और n से 5। ठीक, और ये ध्यान रखना कि जैसे जैसे हम रिएक्शन में, मतलब जैसे जैसे हम स्पेक्ट्रल सीरीज में ऊपर जाते हैं, एनर्जी गैप जो होता है वो बीच में कम होता जाता है। इसमें पूरी कैलकुलेशन करने का एक तरीका है कि तुम पूरी कैलकुलेशन करो बड़ी बड़ी, या स्मार्टली प्ले करो और मेरी तरह सवाल लगा दो, देखो कैसे लगेगा। कि फर्स्ट लाइन ऑफ पाशन सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ पाशन सीरीज का जो ट्रांजिशन होगा वो होगा 4 से 3। ठीक, कह रहा है सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज, सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज होगा 4 से 2, थर्ड लाइन ऑफ पाशन सीरीज होगा 6 से 3 और फोर्थ लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज हो जाएगा, फोर्थ लाइन का मतलब हो गया 8 से 4, 5 से 4 हो जाएगी फर्स्ट, 6 से 4 हो जाएगी सेकंड, 7 से 4 हो जाएगी थर्ड और 8 से 4 हो जाएगी फोर्थ। अब देखो ऊपर जाते हुए एनर्जी गैप कम होता जाता है, तो 4 और 8 के बीच में गैप कम होगा, 4 से 2 के बीच का गैप होगा सबसे ज्यादा, 4 से 2 के बीच का गैप होगा सबसे ज्यादा, तो बी हो गई सबसे ज्यादा, फिर सी हो जाएगी, फिर ए हो जाएगी और फिर डी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 6 से 3 पे आओगे तो ऑब्वियसली ज्यादा एनर्जी चाहिए, 4 से 3 जब सेम है तो ऊपर जाने से गैप थोड़ा बढ़ेगा ही। मतलब अगर तुम लाइंस बनाएगा तो मान लो यहाँ पे 3 है तो 4, 5 और 6 ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से हमें एनर्जी ज्यादा 6 से 3 वाले की है ना, तो आंसर ऐसा लिख दो, तो सी बी सी ए डी, तो डी ए सी बी आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, फोर्थ आ गया। आराम से आ पा रहा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आसानी से आ जाएगा।
अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है गिवन n इक्वल्स टू 5 एंड ml इक्वल्स टू -1, n इक्वल्स टू 3, l इक्वल्स टू 2, ml इक्वल्स टू -1 एंड s इक्वल्स टू हाफ। अब देखो ये जब इलेक्ट्रॉन हमें दिया हुआ है तो ये कंप्लीट एड्रेस दे दिया, तो इसके लिए तो एक ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है ऐसा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहे तो b की वैल्यू तो भैया एक आ जाएगी। इसमें देखो क्या आ जाएगा, इसमें 5s2, 5p6, 5d10, 5f14 और 5g18 आएगा। तो ml इक्वल्स टू -1 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, 2 इसमें आएंगे, 2 इसमें आएंगे, 2 इसमें आएंगे, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो 8 और 1 का कॉम्बिनेशन आ जाएगा, क्योंकि ml इक्वल्स टू -1 तो कैसे लिखोगे, जैसे p6 लिखा तुमने, मैं p6 के लिए लिख के दे -1 0 और 1, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ऐसे d10 लिखोगे तो क्या आ जाएगा, -2 -1 0 1 और 2, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ऐसे ही जी में आ जाएंगे, एफ में आ जाएंगे, और क्योंकि एन की वैल्यू 5 है इसलिए एल की वैल्यू कितनी होगी, एल की वैल्यू 0 1 2 3 4 तक जाएगी। तो ये एस पी डी एफ के बाद जी लिख लेते हैं। ठीक, चलो अगले सवाल पे पहुंचते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनर्जी ऑफ ए स्टेशनरी स्टेट इज ट्रू इन द फॉलोइंग वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक, अब कह रहा है कि -1.09 इंटू 10⁻² ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब क्या करो, हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी लिखोगे तो ई एन किसके बराबर लिखोगे, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z²/n² जूल्स में। अब हाइड्रोजन एटम के लिए अगर हम सेकेंड ऑर्बिट एन की वैल्यू 2 डाल देंगे तो 2 डालोगे तो 4 आ जाएगा, तो ये इतना तो नहीं आने का। ठीक, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम के लिए, जेड की वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 2, तो ये प्लस में दिया हुआ है, प्लस में नहीं आ सकती, तो ये भी खत्म हुआ। थर्ड ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये एनर्जी प्लस में दी तो प्लस में तो आ ही नहीं सकती एनर्जी, ये खत्म हो गया। अब बचा थर्ड ऑर्बिट ऑफ, तो इसके लिए एन की वैल्यू भी 3 हो गई और जेड की वैल्यू भी 3 हो गई, तो सेम ही आ जाएगी, तो ये सही दिया हुआ है फोर्थ ऑप्शन। तुम एलिमिनेट करके भी काफी कुछ मदद अपनी कर सकते हो, लेकिन तुम्हें उसके लिए होश में होना जरूरी है। ठीक, अब क्या कह रहा है अगला, देखो सवाल अगला कह रहा था वेवलेंथ ऑफ फोटोन ऑफ ए इज 400 नैनोमीटर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज 10⁻16 सेकंड इनवर्स एंड द वेव नंबर इज 10⁻4 सेंटीमीटर इनवर्स, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी निकालनी है तो हम क्या निकाल ले, एनर्जी के लिए हम फॉर्मूला लिख ले, इक्वल्स टू होता है क्या, Sc/λ या फिर h न्यू, या तो Sc/λ लिखें या h न्यू लिख दें। ठीक, तो एनर्जी ऑफ ए लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34। वैसे हम अगर केवल लैम्डा जज कर लें उससे भी काम चल जाएगा, लेकिन हम तो कैलकुलेट करके दिखा दे रहे हैं। 400 इंटू 10⁻⁹ सबको जूल्स में कन्वर्ट कर लिया तो ये आ गया 4.97 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। ठीक, फिर ई ऑफ बी निकालोगे, ई ऑफ बी किसके बराबर आ जाएगी, एच न्यू के बराबर आ जाएगी, तो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 10⁻16, तो ये आ गई 6.626 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स। ठीक, इसी तरह से जब हमें वेव नंबर दिया हुआ है तो वेव नंबर का मतलब क्या, 1/λ दिया हुआ है, न्यू 12 में दिया हुआ है 10⁻4, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 1/10⁻4 यानी 10⁻⁻4, और हमें दिया ये सेंटीमीटर में, तो ये आ जाएगा कितना 10⁻6 मीटर में आ जाएगा, सबको मीटर में ही रख रहे हैं। तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.6 इंटू 6.626 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय 10⁻6, तो ये आ जाएगा कितना 1.98 इंटू 10⁻14 इधर आ जाएगा, और ये बचेगा 14 इधर आ गया, तो 19 बचा। ठीक, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी आ गई, सबसे ज्यादा एनर्जी बी की आई, बी के बाद आई ए की, और ए के बाद आई सी की, तो बी ए सी आंसर आ गया। निकाल के देख लिया एग्जैक्टली, खत्म हुआ सवाल, कोई इसमें दिक्कत किसी को भी नहीं आनी चाहिए, आराम से हो जाएगा। अगला क्या कर रहा है, अगला कर रहा है टू पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स m1 एंड m2 हैव बीन एक्सेलरेटेड अक्रॉस द सेम पोटेंशियल ऑफ 200 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एज शोन गिवन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए यार इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, लैम्डा इक्वल्स टू होता है h/√2m ev। अगर दोनों का वोल्टेज सेम है तो हम λ1/λ2 को लिख सकते हैं √m2/m1। m2 की वैल्यू दी है 4, m1 की वैल्यू दी है 1, तो λ2 विल भी आ जाएगा किसका, λ1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स λ2 आ जाएगा।
तो कितना जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगी। खत्म हुआ सवाल आराम से, मतलब बिल्कुल। तुम्हें ये फॉर्मूला अगर याद है तो काम खत्म हो गया, नहीं याद है तो फिर उलझे रहोगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या करें, किसका क्या करें। तो ये सब बातें अगर थोड़ी थोड़ी भी पता है तो काम बहुत आसानी से चल जाएगा। ठीक, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन्ड इन द स्पेक्ट्रम ऑफ लिथियम 2+ आयंस व्हेन द ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम टू लेवल्स हुज सम इज 4 एंड डिफरेंस इज -2। तो ये तो 2, तो ये तो मतलब बिल्कुल अपना क्या कहते हैं, मैथ्स का सवाल हो गया अलजेब्रा का, कि दो बाप बेटे थे, उनमें एक की एज मतलब सम उनका इतना है और डिफरेंस इतना है, तो उनकी एज बताओ, तो हम इससे एनर्जी लेवल निकाल लेंगे। तो हमें दिया हुआ n1 + n2 की वैल्यू कितनी दी है, 4, और n1 - n2 की वैल्यू दी है कितनी है, 2। दोनों को ऐड कर दो तो ट्वाइस n1 = 6 हो गया, तो n1 की वैल्यू 3 हो गई, तो n2 की वैल्यू 1 आ गई। हमें वेवलेंथ निकालनी, तो 1/λ = RH इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर - 1/n2 स्क्वायर। ठीक, फॉर्मूला लिख ही देते, तुम लोग दुखी हो जाते हो कि सर आप बहुत तेज कर देते हो ना। n1 स्क्वायर - 1/n2 स्क्वायर। ठीक, अब इसमें n1 और n2 उल्टे मानना, कि इसे लिख दो n2 और -n1 लिख दो, है ना, नहीं तो मैं दिक्कत होगी। 1/λ = हो जाएगा, RH की वैल्यू होगी कितनी, 1.097 इंटू 10⁻⁷ हाइड्रोजन लिथियम के लिए कह रहा है, लिथियम के लिए जेड की वैल्यू हो गई 9, ये हो गया 1 - 1/9, तो हो गया 1.097 इंटू 10⁻⁷ इंटू 8। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई किसके बराबर, लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/8 इंटू 1.097 इंटू 10⁻⁷, यानी कि 1.14 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, मैं मानता हूँ इतनी आसानी से, इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं, आराम से हो जाएगा। एक ही जैसे बहुत सारे सवाल आए हैं, आराम से लगाते जाओगे, एक एक करके लगते जाएंगे। क्या कह रहा है, द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट यानी लोएस्ट बामर लाइन ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज x, देन द सेकंड बामर लाइन की कितनी होगी। तो E1 की वैल्यू में दी है कितनी, 13.6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही ले लेते हैं, 1 इंटू फर्स्ट लाइन है तो कहाँ से, 1 से, बामर सीरीज की है तो 3 से 2 होगी, बोलो। बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन है तो कहाँ से आएगी, 3 से 2 पे आएगी, तो यह हो गया 4 - 1/9 आ गया। और E2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 13.6 इंटू ये हो जाएगा 1/9 माइनस 1/4 माइनस 1/16, दोनों को डिवाइड कर दो, तो ये x/E2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगा 5/36 डिवाइडेड बाई 12/64, दैट इज 5/36 इंटू 64/12। तो 4 से काट देते, 4 16 आ गया, और ये आ गया 4 9 36, ये आ गया कितना, 4 चौक 16, 4 3 12, तो ये आ जाएगा कितना, 20/27 आ गया। तो E2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, E2 की वैल्यू आ गई 27/20 टाइम्स x, बोलो, तो ये आ गया 1.35x, तो आंसर 4 आ गया। आसानी से आ पा रहा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगला क्या कह रहा, अगला कह रहा था एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट टू एक्साइट टू द सेकंड बोर ऑर्बिट। तो ये तो आसान काम है। आर एच की वैल्यू कितनी, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स होती है। ये आर्क्स में दी हुई है, इसकी चिंता नहीं करनी, सीधे जूल्स में आंसर पूछा, जूल्स में निकाल देंगे। तो ई एन की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 2.18 इंटू 10⁻⁻18। हमें कहाँ से भेजना, 1 से 2 में भेजना, तो ये आ गई कितनी, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 3/4। तो 1 पॉइंट से कुछ कम हो जाएगी और 18 माइनस पावर में रहेगी, है ना, पावर कैसी रहेगी, -18 रहेगी, तो आंसर 1 आ जाएगा। ज़्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती इन सवालों में, अगर तुम थोड़ी अपनी जागरूकता रखो सवाल लगाने के लिए, तो ऐसे ही सवाल खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है द वर्क फंक्शन ऑफ टू मेटल्स Ma एंड Mb आर इन रेशियो ऑफ 1:2 व्हेन these metals are exposed to the photon of energy 6 electron volt, the kinetic energy of the liberated electrons of Ma is to Mb are in the ratio of 2.642:1, the work function of this and this respectively। तो हमने एक के वर्क फंक्शन को हमने मान लिया psi a को मान लिया x, और psi b को मान लिया, phi b को मान लिया y। तो हमसे क्या कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ a is 2.642 times काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। इसे y की जगह इसे क्या करो, इसे 2x मान लो, और ये इसे हम y मान लेते हैं, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी को मान लेते हैं y।
तो लिख लेते हैं 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हमने एनर्जी दी है ना, तो ये हो गया साई ए प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो 6 इज इक्वल टू हो गया साई ए की वैल्यू एक्स हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 2.642 वाई। ठीक, और 6 इज इक्वल टू हो गया 2x प्लस वाई। माइनस कर दें इसे क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दे, बोलो। हाँ, ऐसे ही माइनस कर दो, वैसे तो ऐसे ही माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू -x प्लस 1.642y। तो x की वैल्यू आ गई 1.642y आ गई, बोलो। यहाँ से आगे वैल्यू, इसे उठा के ऊपर पुट कर दो, दो इक्वेशन दोनों ना आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ये तो कोई मुश्किल काम तो नहीं है। इसे उठा के ऊपर पुट कर दें तो 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साई ए पाई ए प्लस 2.642 डिवाइडेड बाई 1.642, और ये हो जाएगा फाई ए। ठीक, एक्स अपॉन वाई रख दिया इसे उठा के। ठीक, अब क्या हुआ, यहाँ से फाई ए की वैल्यू निकालो तो 6 हो गया, फाई ए कॉमन ले लें, यह आ जाएगा 1.642 प्लस 2.642 डिवाइडेड बाय 1.642 आ जाएगा। तो फाई ए की वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 1.642 डिवाइडेड बाय दिस नंबर इज 4.284। तो इसे जब सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से फाई ए की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फाई बी की वैल्यू जो जाएगी वो 4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। सही, तो 2.3 और 4.6 आंसर आ गया 3। आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सवालों को करते रहने की जरूरत है, बस दैट्स इट, और इससे ज्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत है। अगले सवाल पे आता है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट हम द फॉलोइंग बताना है, नोटेशन हमें दिया 12 Mg24 रिप्रेजेंट्स 424 प्रोटॉन्स एंड 12 न्यूट्रॉन्स। तो ये तो गलत दिया हुआ है, तो ये हमारा आंसर है, लेकिन इसका मतलब ये तो आंसर होगा, गलत है इसलिए सही है। द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन ऑफ दिस इज दिस, तो इसे निकाल लो। फ्रीक्वेंसी दी है तो वेवलेंथ हम कैसे निकालेंगे, सी अपॉन लेमडा कर देंगे, सी हो गया 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय कितना, वेवलेंथ इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा हो गया, और लेमडा को ऐसा रख दो इसे, तो इसे लेमडा इज इक्वल टू क्या हो गया, सी अपॉन न्यू। तो ये हो गया 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 4.5 इंटू 10⁻15। तो ये आ गया 2/3 इंटू 10⁻⁻7, यानी कि 6.7 इंटू 10⁻⁸। तो ये तो सही है। वन रेडिएशन वेवलेंथ लैम्डा 1 एंड एनर्जी इसकी E1 है, तो E2 है, तो ये क्या है, देख तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होती, तो E1 अपॉन E2 किसके बराबर हो जाएगा, E1 अपॉन E2 हो जाएगा लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 के। तो ये कितनी हो जाएगी, E1 अपॉन E2 विल बी इक्वल टू हो जाएगा 300 अपॉन 900। तो ये 1:3 आ जाएगा, तो ये गलत हो गया। ठीक है, ये गलत हो गया, तो ये आंसर होगा नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट वेवलेंथ, इसकी हमें दी हुई है, प्रोवाइड्स 1 जूल एनर्जी इज दिस। इसे यार सॉल्व करना पड़ेगा, तो एक पहले फोटोन की एनर्जी निकाल लो और फिर उसे 1 जूल में कितने फोटोन आ जाएंगे उसका नंबर निकाल लेंगे। तो एक फोटोन की एनर्जी कैसे निकालेंगे, E इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्डा से निकाल देंगे। एस सी अपॉन लैम्डा हो गया 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸8 डिवाइडेड बाय लैम्बडा कितना दिया हुआ है 2000 इंटू 10⁻⁻12। ठीक, तो इसे सॉल्व कर दो, तो 12 में से 3 गया 9, 9 8 17, ऊपर बचे 17, तो 6.626 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻17 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, ये बचा कितना, ये बचा कितना ये बचा कितना 14, यहाँ पे बचा कितना, 3 गया यहाँ से, -12 था, 20 हुआ, 20 में से 3 गया, कितना बचा, 17 बचा, तो ये 17 बचा यहाँ पे। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, इसे सॉल्व कर दें अगर, इसे सॉल्व कर दें तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 19.878 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁻17। तो आ जाएगा 9.9375 इंटू 10⁻⁻17 जूल्स।
ठीक, सही है। तो एक फोटोन की एनर्जी कितनी आ गई? एक फोटोन की एनर्जी आ गई 9.9375 इंटू 10⁻⁻17 जूल्स। तो एक जूल में कितने आ जाएंगे? तो 1/9.9375 इंटू 10⁻+17 आ जाएंगे। इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.1006 इंटू 10⁻16, या फिर ऐसे लिखेंगे 1.006 इंटू 10⁻15 फोटॉन्स। ठीक, ये ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 0.1 आ जाएगा ना। 0.1 का मतलब 16 हो जाएगा। अच्छा 17 ही रहेगा, सॉरी। तो यहाँ पे ये 16 आ जाएगा। ठीक, तो ये तो सही लिखा हुआ है, तो आंसर गलत कौन से? ए और सी गलत है। अगला सवाल देखो। अगला सवाल कह रहा है व्हेन डिस्चार्ज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू इन गैसियस हाइड्रोजन द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट, बिल्कुल हो जाएंगे। और एनर्जेटिकली एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि इसी से तो हमारा स्पेक्ट्रम बन रहा था। इसी से क्या बन रहा था? इसी से स्पेक्ट्रम बन रहा था, तो ये तो सही बात है। अगला कह रहा था फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हीलियम प्लस इज इक्वल टू द फर्स्ट लाइन। अब सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज में क्या हो जाएगा? 1/λ इज इक्वल टू, या लैम्डा ही निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा? RH इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/, बामर सीरीज की सेकंड लाइन कौन सी होगी? 2² माइनस 1/4²। तो यहाँ से क्या करो, RH को कॉमन ले लो इंटू 2², यहाँ से 2² कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1/1² माइनस 1/2²। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज सेम एज RH इंटू 1² 1/1² माइनस 1/2²। तो ये तो हाइड्रोजन एटम के लिए आ गई, सेम बात है। तो ये दोनों ही बातें सही लिखी हुई, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, नहीं यार ट्रू। ठीक, दोनों ही स्टेटमेंट सही लिखे हैं। अगला सवाल क्या कह रहा? अगला सवाल कह रहा था वेव नंबर ऑफ 3 स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम आर कंसीडर्ड, आइडेंटिफाई द सेट बिलोंग्स टू बामर सीरीज। तो बामर सीरीज के लिए ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, पहले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। ठीक है, बामर सीरीज के लिए अगर हम चेक कर रहे हैं तो 1/λ इज इक्वल टू हो जाएगा RH इंटू हाइड्रोजन एटम के लिए 1 हो जाएगा 1/, अगर हम बात करें 5/36 है तो यहाँ पे हम लिख दें क्या? 2² माइनस 1/4²। ठीक, 1/3²। पहली लाइन के लिए चेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा RH इंटू 5/36, तो 1/λ, या फिर हम इसे वेव नंबर लिख सकते हैं। तो वेव नंबर की वैल्यू आ गई 5RH/36, तो पहला तो मैच कर गया। अब क्या कर रहा है कि सेकेंड लाइन के लिए चेक कर लो जरा। सेकेंड लाइन के लिए चेक करो तो 1/λ इज इक्वल टू आ जाएगा RH, या फिर इसी को न्यू लिख दें, RH इंटू सेकेंड लाइन आ जाएगी 1/2² माइनस 1/4²। तो ये जाएगा RH इंटू ऊपर आ जाएगा 12, नीचे आ जाएगा 64, तो ये आ जाएगा 4×3 = 12, 4×16, तो 3RH/16। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? 3RH/16 भी आ रहा है? अरे वाह बढ़िया, तो पहले ही आंसर सही हो जाएगा। अब मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया, तो हम इसे 1/3 के लिए भी चेक कर लेते हैं। 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू 1/2² माइनस 1/5², तो ये हो गया RH इंटू 20 1/100। तो बिल्कुल सही बात है, पहले ही ऑप्शन चेक हो गया, तो ऑप्शन चेक करना ही पड़ेगा। तुम्हारी किस्मत खराब हुई तो तुम्हें बाकी ऑप्शंस पे भी जाना पड़ेगा, अदरवाइज एक ही ऑप्शन से काम चल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है फिगर 1 कह रहा है इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ 2s ऑर्बिटल कह रहा है, नोडल सरफेस हमें दिखाया गया है, बहुत अच्छी बात है। कह रहा है फिगर 2 में वेव फंक्शन ऑफ 2s ऑर्बिटल, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इन द फिगर 2 मोस्ट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द नोडल सरफेस इन फिगर 1। तो ये इसमें नोड है, तो बी दिखा रहा है, ठीक है ना। तो हमें क्या दिखा रहा है? बी दिखा रहा है। अगला देखते हैं सवाल। अगला क्या कह रहा है? द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ सेवरल लाइंस, spectral lines in Lyman series L1 L2 L3 and so on has the lowest energy in the Lyman series. Similarly, the several spectral line of Balmer series B1 has the lowest energy in Balmer series. The energy of L1 is x times that of B1. तो क्या हो गया दिक्कत? तो L1 की वैल्यू हो गई RH, लोएस्ट RH इंटू 1/1² माइनस 1/2², तो ये हो गई कितनी? 3/4 RH के बराबर L1 की वैल्यू, और B1 की वैल्यू हो गई कितनी? RH इंटू लाइमन सीरीज हाइड्रोजन एटम ही है तो 1 हो गया, तो ये हो गया 2² माइनस 1/3², तो ये हो गया कितना? RH इंटू 5/36।
तो L1 अपॉन B1 निकाल दो, क्योंकि हमें रेशियो निकालना है। RH से RH कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3/4 इंटू 36/5 आ जाएगा, तो ये 9 आ गया, तो 27/5 आ गया, तो ये आ गया 5.4। तो L1 इज इक्वल टू हो गया 5.4 टाइम्स B1, यानी कि 54 इंटू 10⁻⁻1 टाइम्स B1। तो आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 54 हो गया। तो इस बार जो सवाल थे ज़्यादातर स्पेक्ट्रम से ही थे, तो उन सवालों को हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के भी देख लिया। ठीक है, अगला चैप्टर जिन लोगों को उम्मीद है कि थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम आएगा यार, उसके लिए हम लोगों ने वीडियो पहले से ही कर रखा है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं लिक्विड सोल्यूशन के क्वेश्चंस के। लिक्विड सोल्यूशन क्वेश्चन में क्या करा है सब्सटेंस x 1.5 ग्राम इज डिसॉल्व्ड इन 150 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट y। मोलर मास हमें सॉल्वेंट का दिया हुआ है। लेड टू एन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.5, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट y इज, हमें रिलेटिव लोअरिंग बतानी है। तो देखो क्या कह रहा है कि हमें पहले इस सवाल में अगर हमें x को डिसॉल्व किया गया, x का मोलर मास नहीं दिया गया है, तो मोलर मास ऑफ x हम फाइंड आउट कर लें, m फाइंड आउट कर लें, m ऑफ x मोलर मास ऑफ x हम फाइंड आउट कर लें कहाँ से, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से, और उसे उठा के फिर नीचे यूज कर लेंगे। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू हो जाएगा के बी इंटू एम। ठीक, मोलैलिटी लिख ली, ये हो गया 0.5 इज इक्वल टू, ये हो गया 5 इंटू मोलैलिटी हो गई 1.5 डिवाइडेड बाई मोलर मास इंटू मास हो गया 150 इंटू 1000। तो 0.5 से 0.5 कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, ये 15 कैंसिल हो गया, तो m की वैल्यू जो आ 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो m की वैल्यू आ गई 100 ग्राम्स। अब हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना, तो डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nx अपॉन nx प्लस ny। तो ये हो गया 1.5 ग्राम्स अपॉन 100 मोलर मास हो गया, ये हो गया 1.5 अपॉन 100 इंटू प्लस कितना लिया था 150 अपॉन 300। तो इसे सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय 0.015 इंटू सॉरी प्लस 2 प्लस 0.5। तो ये आ गया कितना यार, ये आ गया 1.5 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 0.515। ठीक, डेसिमल हटाया, ऊपर ले गए, तो यहाँ 10⁻2 से और मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कैंसिल हो गए, तो ये आ गया 15/515। तो ये आ गया 0.0291। तो ये आ गया 2.9 इंटू 10⁻⁻3, यानी 3 इंटू 10⁻⁻3 लिखा जा सकता है इसे। राउंड ऑफ -3 में ही करना, -2 में ही करना है, -2 ही लिखा जा सकता है, सॉरी -2 लिखा जा सकता है, मैंने गलती लिख दिया इसे। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर 3 आ जाएगा। अच्छा सवाल तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ट्रिकी था, तुम्हें पहले मोलर मास फाइंड आउट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद इसे यूज करना पड़ेगा। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल नहीं था। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा था ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए लिविंग सेल इज 12 atm एट 300 केल्विन, द स्ट्रेंथ ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विद द लिविंग सेल इज। अब सोडियम क्लोराइड के लिए वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सोडियम क्लोराइड के लिए वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 2 होगी, तो पाई इक्वल्स टू आई इंटू सी आर टी लगा दे भाई। पाई की वैल्यू है 12, आई की वैल्यू है 2, सी की वैल्यू है कितनी, कॉन्सेंट्रेशन हमें ग्राम पर लीटर में निकालना है, तो हमने मोल्स पर लीटर में निकाल लेते, तो इसे कॉन्सेंट्रेशन रख लो, आर की वैल्यू लिखो 0.0821 इंटू टी की वैल्यू आ जाएगी 300। ठीक, तो सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कितनी, ये 6 हो जाएगा, इससे काट देंगे तो ये आ जाएगा 150। तो सी की वैल्यू 1/4 आ जाएगी, सी की वैल्यू 1/4 आ जाएगी, यानी 0.25 आ गई। तो मास कितना आ गया, मास आ गया 0.25 इंटू 58.5, यानी कितना आ गया 29, 29 का आधा कितना हो गया 14.625 आ गया ग्राम पर लीटर। तो इसे हम क्या लिखेंगे, राउंड ऑफ करना है तो 15 लिख देंगे आंसर। ठीक है, सवाल आसानी से हो पाया। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स एक्यूरेटली रिप्रेजेंट्स द प्लॉट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ CH2 वर्सेस इट्स मोल फ्रैक्शन इन अ मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड CH2। तो एसीटोन और CH2 कैसे हैं, एक पोलर एक नॉन पोलर, तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। अगर पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे तो राउल्ट लॉ से कैसा आएगा, पॉजिटिव साइड कर्व बनेगा, और हेनरी लॉ के लिए तो स्ट्रेट लाइन ही आनी चाहिए, क्योंकि मोल फ्रैक्शन से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। इसमें नेगेटिव डेविएशन आ रहा है, इसमें एक का नेगेटिव आ रहा है, और ये तो राउल्ट लॉ ही फॉलो कर रहा है, इसमें ये तीनों गलत हो गए, तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। अगला सवाल क्या कह रहा है,
अगला सवाल कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशंस, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज सॉल्यूशंस हमें बताना है। बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमें बताना है तो हमें सबसे पहले आई इंटू एम की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू होता है आई इंटू के बी इंटू एम। के बी तो सेम है तो हमें आई इंटू एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हम पहले ऑप्शन के लिए देख लेते हैं। तो मोलैलिटी इसके लिए कितनी आ जाएगी, 2.2 डिवाइडेड बाई 125 ml है तो ये हो गया, ग्लूकोज है तो 180 इंटू 125 इंटू 1000, तो इससे आ गया 17.6। ये 8 टाइम्स चला गया, ठीक, डिवाइडेड बाय 180, तो इससे आ गई 0.0977। और आई की वैल्यू इसके लिए इंटू आई, तो आई की वैल्यू कितनी है इसके लिए, आई की वैल्यू 1 है तो ये आ गई 0.0977 आ गया इसके लिए, ठीक है। आई इंटू एम की वैल्यू, आई एम की वैल्यू। सेकंड ऑप्शन के लिए, सेकंड ऑप्शन में क्या, 1.9 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन 250 ml, तो 1.9 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, आई इंटू एम डायरेक्टली कैल्शियम क्लोराइड के लिए आई की वैल्यू 3 हो गई। ये हो गया 1.9 अपॉन 111 इंटू 250 ml है तो ये 1000 अपॉन 250 हो गया। तो ये 4 बार हो गया, 4 3 12 हो गया, 12 इंटू 1.9 डिवाइडेड बाई 111, तो ये हो गया कितना, 0.21, ठीक। ऐसे ही थर्ड के लिए निकाल लो। ये तुमसे मजदूरी कराने वाले सवाल हैं, इन सवालों में अच्छा कुछ नहीं है, बस लेंथ बढ़ जाती है जिसकी वजह से केमिस्ट्री के क्वेश्चन को टाइम थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है, दैट्स इट। तो ये क्या आ गया, 9 ग्राम्स ऑफ यूरिया इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो आई इंटू एम की वैल्यू हो गई, आई हो गया 1, 9 ग्राम्स ऑफ यूरिया है तो यूरिया हो गया कितना, NH2CO यानी 60, और 500 ml में तो 1000 अपॉन 500 हो गया, तो ये 2 हो गया, 18/60 आ गया, तो 0.3 आ गया, 0.3 आ गया। फोर्थ के लिए देख लेते हैं, फोर्थ के लिए क्या कर रहा है, फोर्थ के लिए 20.5 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, क्योंकि Al2SO4 होल थ्राइस होगा तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो 5 इंटू इसका मोलर मास कितना दिया, 20.5, और एल्यूमिनियम का मोलर मास कितना हो जाएगा सल्फेट का, 27 दूनी 54, 54 प्लस सल्फेट हो गया कितना, सल्फेट हो गया 32 और 64, 96 96 3 हो गया, 96 में 300, 300 में से 16 माइनस करो तो 284, 284 हुआ, 4 3 12 कम कर दो, 288 हुआ, ठीक। तो ये हो गया 4 2, ये हो गया कितना, 288 हुआ, तो ये हो गया 2 5 8 13 और 1 14, 342 हो गया, इंटू कितना एम एल में लिया, 750 ml में लिया, तो ये हो गया 750, तो ये हो गया 3/4, 5 चौक 20, 20 इंटू 20.5 डिवाइडेड बाय 342 इंटू 3, तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आई इसकी वैल्यू आ जाएगी 4.4। तो सबसे ज़्यादा किसके लिए आ जाएगा, सबसे ज़्यादा आएगा 4 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 1 के लिए, तो आंसर 1 आ जाएगा। सबके लिए आई इंटू एम की वैल्यू निकाल ली, आई इंटू एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टीबी के, सही है। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एट 298 केल्विन द मोल परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज 80%, व्हाट इज इन इक्विलिब्रियम, water is in equilibrium with air at a pressure of 10 atm, what is the mole fraction of nitrogen in water। तो ये हेनरी लॉ का क्वेश्चन है, KH की वैल्यू में दे रखी है, तो मोल फ्रैक्शन किसके बराबर हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन हो जाएगा प्रेशर अपॉन KH के बराबर, बोलो प्रेशर, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन होता है, हेनरीज लॉ, ये तो हेनरीज लॉ, ठीक। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन हमें दिया हुआ, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन हमें कितना दिया हुआ है, मोल परसेंट दिया हुआ है, मोल परसेंट दिया हुआ है 80%, तो टोटल प्रेशर हमें दिया है 10 atm, तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना आ जाएगा, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा 8 atm। सिंपल बात है, मोल के रेशियो में ही होगा, टेम्परेचर वो कांस्टेंट है, तो हमें mm ऑफ मरकरी में निकालना, तो 8 इंटू 760 ये हो जाएगा mm ऑफ मरकरी में, तो 8 छंग 48 और 8 सत्ते 56, 6080 mm ऑफ मरकरी हो गया, बोलो हो गया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन किसके बराबर आ गया, 6080 डिवाइडेड बाय 6.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर कितना दिया हुआ है 7,
तो इसे सॉल्व कर दो, 0.935 इंटू 10⁻⁻⁴, यानी कि 9.35 इंटू 10⁻⁻⁵ आ जाएगा। तो आंसर हमें -5 वाला लिखना। मोल फ्रैक्शन प्लस में तो हो नहीं सकता, प्लस में नहीं हो सकता, तो एक ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया ना। अगला सवाल देखो, अगला सवाल कह रहा है टू लिक्विड्स ए एंड बी फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन एट टेम्परेचर टी, एट टी केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड प्योर बी हमें गिवन है। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन द इक्विलिब्रियम विद वेपर्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ, तो हमें क्या दिया हुआ है, देखो ये तो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज दिया हुआ है, तो हमें ये वाई ए दिया हुआ है, वाई ए की वैल्यू 0.8 है, तो वाई बी की वैल्यू कितनी हो गई, 0.2 हो गई। हमें दिया है पी ए नॉट, हमें दिया हुआ है कितना 55, और पी बी नॉट दिया हुआ है कितना 15। तो हम जानते हैं वाई ए इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स ए पी ए नॉट डिवाइडेड बाई पी बी नॉट प्लस एक्स ए, सॉरी पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट टाइम्स एक्स ए। ठीक, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें दी है 0.8, एक्स ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी, ये हो गया 55 डिवाइडेड बाई हो गया 15 प्लस 40 इंटू एक्स ए, तो ये हो गया 8 पंजे 120, तो 12 प्लस कितना हो गया 12 प्लस 32 एक्स ए इज इक्वल टू 55 एक्स ए, तो 13 एक्स ए इज इक्वल टू 12 आ गया, 13 एक्स ए इक्वल टू, तो 13 का 23 एक्स ए इज इक्वल टू 12 आ गया, तो एक्स ए की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स ए की वैल्यू आ गई 12/23। ऑप्शन दिए हुए हैं क्या, वेरी गुड, ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 0.5 से जस्ट ऊपर वाला रख दो, तो 0.5217 वाला आंसर आ जाएगा, तो आंसर ए आ गया। ठीक, ये फॉर्मूला बिल्कुल भैया तुम्हें कंठस्थ होना चाहिए, अगर ये तुम्हें याद है तो काम आसानी से जीवन कट जाएगा अपना, है ना। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कंसीडर द सोल्यूशन ऑफ CO2 डिसॉल्व इन वाटर इन ए क्लोज्ड कंटेनर, which of the following plots currently represents the log of CO2 versus log of mole fraction। तो P is equals to XA into KH होता, तो log P is equals to हो जाएगा log XA प्लस log KH, तो Y equals to MX प्लस C का ग्राफ है, तो आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, आराम से। अगला देखो भाई, अगला क्या करना है, हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरी लॉ पे कई क्वेश्चन आ गए ना इस बारी। हेनरी लॉ कांस्टेंट इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएशंस इन सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ओवर द रेंज ऑफ विच द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, आइडियली डाइल्यूट, ये बिल्कुल ठीक बात है। केएच डज नॉट डिफर फॉर द सेम सॉल्यूट इन डिफरेंट सॉल्वेंट, केएच सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है तो डिफर कर जाएगा, तो पहला सही और दूसरा गलत हो गया। अगला क्या कर रहा है, अगला कर रहा है क्या कि two liquids A and B form ideal solutions. At 320 Kelvin, the vapor pressure of the ideal solution containing 3 moles of A and 1 mole of B is 500 mm of mercury. At the same temperature, if 1 mole of A is further added to this solution, the vapor pressure of the solution increases by 20 mm of mercury. The vapor pressure of B in pure state. तो हमें क्या दिया हुआ है, Na हमें दिया हुआ है कितना 3 मोल दिया हुआ है, और Nb हमें दिया हुआ है कितना 1 मोल दिया हुआ है, तो XA की वैल्यू हो गई 3/4 और XB की वैल्यू हो गई 1/4। ठीक, पी ए नॉट हमें दिया हुआ है कितना, पी ए नॉट अच्छा नहीं दिया, पी ए नॉट हमें पी बी नॉट निकालना है, हमें पी टोटल दिया हुआ है, तो पी टोटल को हम लिख देते क्या, एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट, तो ये हो गया कितना 500 इज इक्वल टू 3/4 पी ए नॉट प्लस 1/4 पी बी नॉट, तो 2000 इज इक्वल टू हो गया 3 पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अगर हम कह रहे हैं कि ए को फर्दर ऐड कर दिया गया, 1 मोल ऑफ ए अगर ऐड कर दिया गया, तो एन ए प्राइम की वैल्यू हो जाएगी 4 मोल्स और एन बी प्राइम की वैल्यू हो जाएगी 1 मोल, वो तो सेम ही रहेगी, तो एक्स ए प्राइम की वैल्यू हो जाएगी 4/5 और एक्स बी प्राइम की वैल्यू हो जाएगी 1/5। सही है, तो इससे पी टोटल कितना हो गया, पी टोटल 20 बढ़ गया, यानी कि 520 हो गया, तो ये 4/5 टाइम्स पी बी ए नॉट प्लस 1/5 टाइम्स पी बी नॉट, तो इससे आ गया कितना 25 2 2600 इज इक्वल टू 4 पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट, ये इक्वेशन 2 हो गई, तो यहाँ पे लिखना 2600 इज इक्वल टू हो गई 4 पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट, इसे माइनस कर देते हैं, तो पी ए नॉट की वैल्यू आ गई 600
और पी वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 200। हमें पी वी नॉट की वैल्यू पूछी है तो 200 लिख देंगे, आंसर खत्म हो जाएगा। ठीक, आराम से आ जाएगा। ये सवाल तो सीधे सीधे ही हैं, इनमें तो कोई बुद्धि लगाने की जरूरत है ही नहीं। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एलिमेंट पी एंड क्यू फॉर्म टू टाइप्स ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन आयनाइजेबल कंपाउंड्स पी क्यू एंड पी क्यू टू। 1 ग्राम ऑफ पी क्यू डिजोल्व इन 50 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, डेल्टा टीवी हमें गिवन है, और 1 ग्राम ऑफ पी क्यू टू भी डिजोल्व किया गया और हमें डेल्टा टीवी गिवन है। मोलर मास ऑफ पी एंड क्यू हमें रिस्पेक्टिवली निकालना है। तो हम जानते हैं कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू हो जाएगा, आई की वैल्यू तो 1 ही लेंगे, नॉन वोलेटाइल है और नॉन आयनाइजेबल है, तो 1 इंटू के बी इंटू, अब इसका मोलर मास जो हो जाएगा 1 अपॉन, हम इसे लिख दें पी प्लस क्यू, और इसे हमने लिया कितना, 50 ग्राम सॉल्वेंट में लिया तो 1000/50 आ गया। ये हो गया TB1 और ये हो गया TB2 की वैल्यू हो गई किसके बराबर, 1 इंटू के बी टाइम्स 1 अपॉन पी प्लस 2Q, 1000/50, दोनों को डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 1.176 डिवाइडेड बाई 6.8.689 इज इक्वल टू आ गया P प्लस 2Q अपॉन P प्लस Q। ठीक है, तो यहाँ से आ गया कितना, यहाँ से आ गया ये 1.70 इज इक्वल टू आ गया 1P प्लस 2Q अपॉन P प्लस Q। तो 1.7P प्लस 1.7Q इज इक्वल टू आ गया P प्लस 2Q। तो 0.7P इज इक्वल टू आ गया 0.3Q के। तो P की वैल्यू आ गई 3/7Q के। ठीक, यहाँ तक आ गई बात समझ में, आसानी से निकाल लिया हम लोगों ने। अब एक में उठा के वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, के बी की वैल्यू 5 दे रखी है तो 5 इंटू 1 अपॉन पी को रख देते हैं, क्या पी को रख देते हैं 3Q/7 प्लस Q इंटू 1000/50, इसकी वैल्यू दे रही 1.176। तो ये हो गया 7 ऊपर आ गया, ये 20 आ गया, और ये ऊपर हो गया 5 इंटू 7 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 10Q इज इक्वल टू 1.176। तो Q की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, तो ये आ गई 700/170 11.76। तो ये 11.76 आ गई, तो इसे कितनी रख देंगे, इसे डिवाइड कर दो 11.76 से तो ये आ जाएगी 60, 59.11 लेकिन उससे 76 भी है ना, तो हाँ 50.59 की आवर आ जाएगी, तो ये 60 आ जाएगी। तो P की वैल्यू आ गई कितनी, 3/7 टाइम्स 60, तो ये आ जाएगी 25 के लगभग। तो 25 और 60 रख देंगे P और Q की वैल्यू। ठीक, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि एट T Kelvin 2 moles of A and 3 moles of B are mixed. The vapor pressure of solution is this. At the stage, फिर से वही वाला सवाल आ गया जिसमें 1 मोल ऐड कर रहा है, तो इस सवाल को आसानी से लगा देते हैं सीधे सीधे। तो Na की वैल्यू हो गई 2, Nb की वैल्यू हो गई कितनी 3, तो Xa की वैल्यू हो गई 2/5 और Xb की वैल्यू हो गई 3/5। ठीक, और P टोटल की वैल्यू हो गई कितनी 2/5 टाइम्स Xa प्लस 3/5 टाइम्स Xb, ये होगी 320 इज इक्वल टू 2/5 XA प्लस 3/5 XB। ठीक, तो ये होगी कितनी 15 16 1600 इज इक्वल टू ट्वाइस XA प्लस थ्राइस XB। ठीक, अब क्या कर रहा है कि एट दिस स्टेज 1 मोल एंड 1 मोल दोनों के ऐड कर दिए गए, तो Na प्राइम की वैल्यू हो गई 3 और Nb प्राइम की वैल्यू हो गई 4। तो ये हो गया Xa प्राइम की वैल्यू हो गई कितनी 3/7 और Xb प्राइम की वैल्यू हो गई 4/7, आसानी से लग पा रहा। और उस टाइम पे वेपर प्रेशर हो गया 328.6 हो गया, ये गंदा लिख दिया नंबर है ना इन्होंने, प्लस 4/7 टाइम्स PB। ओह, यहाँ पे एक्स से लिख दिया मैंने, सब जगह गड़बड़ हो गई। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, PA0, ये PB0, ये PA0, ये PB0, ये PA0 और ये 3PB0, तो ये PA0 और ये PB0। ठीक, तो ये ऑलमोस्ट आ जाएगा कितना 2300 इज इक्वल टू 3PA0 प्लस 4PB0
इसे यहाँ रख दो तो 2300 इज इक्वल टू आ गया 3 PA0 प्लस 4 PB0। ठीक, तो इसमें क्या करो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 4800 इज इक्वल टू 6 PA0 प्लस 9 PB0 डिवाइड, ये आ जाएगा 4600 इज इक्वल टू 6 PA0 प्लस 8 PB0। तो इससे PB0 की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 200 mm ऑफ मरकरी। ठीक, और PA0 की वैल्यू जो आ गई, हमें क्या निकालनी, PA0 की वैल्यू भी निकालनी, तो PA0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, PA0 की आ जाएगी 600 माइनस कर दो तो ये 500 mm आ जाएगी। तो 500 और 200 वाला ऑप्शन लगा दो, 500 और 200 वाला ऑप्शन 4 है। ठीक, ये मजदूरी कराने वाले सवाल है, इनमें कोई विट नहीं है, कोई लॉजिक मतलब बहुत ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें बहुत कठिन बात हो, बस तुमसे मजदूरी करवाई गई और तुम्हें करनी पड़ेगी। यू नीड टू वर्क हार्ड, जेई वॉन्ट्स यू टू वर्क हार्ड, तो हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क के लिए नहीं कह रहा है ना। इन सवालों के लिए पता नहीं क्यों लोग परेशान थे। करा सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 3.3 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट ए of molar mass 60 grams per mole and 0.9 grams of non-volatile solute of B of molar mass 180 100 ml of water। osmotic pressure of the solution, तो हम क्या करें, पाई इज इक्वल टू लिख दें क्या, C1 प्लस C2 टाइम्स IC1, नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल है, ठीक है, तो इंटू RT लिख देते हैं सीधे सीधे। तो C की वैल्यू हो गई कितनी, 0.3 ग्राम लिए, मोलर मास 60 है, और इसका कंसंट्रेशन कितना लिया, 100 ml में लिया, तो ये 1000 डिवाइडेड बाई 100 हो गया, प्लस ये हो गया 0.9 डिवाइडेड बाई किसका, मोलर मास कितना, 180 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 0.0821 2 इंटू टेम्परेचर लिया कितना, टेम्परेचर लिया 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 300 हो गया, तो ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये हो गया 3/60, 3/60 हो गया 1/20 प्लस ये हो गया 1/20 2.082 इंटू 300, तो ये हो गया 1/10 इंटू 0.082 इंटू 300, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2.46 ATM के बराबर आ गया। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं, सीधे सीधे मतलब लगाना ही नहीं, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कर रहा है कि W ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड सोल्यूट ऑफ मोलर मास M gram per mole when dissolved in 100 ml of water, decrease in vapor pressure of the water from 640 to 600 mm of mercury. If the aqueous solution of electrolyte boils at this kb of this, the mole fraction of electrolyte is, ठीक है, तो हम क्या करें, पहले I की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, है ना, क्योंकि हमें पता है कि 640 माइनस 600 डिवाइडेड बाई 600 इज इक्वल टू I टाइम्स x ऑफ सोल्यूट हमें होगा। ठीक, हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट ही निकालना है, x2 की वैल्यू निकालनी है, तो देखो भाई कैसे करेंगे, हमें आई की वैल्यू निकालनी, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू हो गया आई इंटू के बी इंटू एम। डेल्टा टी बी की वैल्यू दी है 2, क्योंकि 375 है, तो 373 से माइनस कर दिया तो 2 आ गया। आई की वैल्यू दी है 0.52, आई की वैल्यू 0.5 निकालनी है, और इसका हमने कितने लिए, इसके हमने लिए डब्ल्यू ग्राम लिए, और इसका मोलर मास आ गया कितना, एम इंटू 1000 अपॉन कितने में लिया, 100 ml वाटर में लिया। ठीक, तो ये आ गया कितना, यहाँ से ये आ गया 10, तो आई की वैल्यू जो आ गई, आई की वैल्यू आ गई 2 इंटू एम अपॉन डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 5.2 आ गई। इसे उठा के ऊपर पुट कर दो, तो ये आ गया 40 अपॉन 600 इज इक्वल्स टू आई की वैल्यू हो गई 2 इंटू 5.2 इंटू डब्ल्यू अपॉन एम अपॉन डब्ल्यू इंटू एक्स ऑफ सोल्यूट। तो एक्स ऑफ सोल्यूट किसके बराबर आ गया, एक्स ऑफ सोल्यूट आ गया, यहाँ से ये काट देते हैं, ये आ गया 1/15, तो ये आ गया कितना, ऊपर गया डब्ल्यू अपॉन एम इधर लिख देते हैं, ये आ गया कितना 5.2 डिवाइडेड बाई 30। ठीक, 5.2 डिवाइडेड बाई 30 आ गया, है ना, 5.2 डिवाइडेड बाई 30 आ गया, तो इसे 2 से काट देते तो ये बचेगा कितना, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने, 15 चौक 60 40 600 बचा, तो ये बचा
ओह, नीचे 640 होगा, पी नॉट होता है ना, तो यहाँ पे 640 होगा, ये गड़बड़ हो गई। तो यहाँ पे 640 होगा, तो ये बचेगा 16, तो ये हो जाएगा 32, 16 × 2 अपॉन 5.2 लिख दें, तो ये हो जाएगा 2.6, 2.6 से हो जाएगा 1.3 और ये आ जाएगा 8। ठीक, तो ये आ गया कितना 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 कितना, ये आ गया 1W/m × 8/1.3 आया। तो W/m × 8/1.3 आंसर क्या आ गया, बी आ गया। W/m ही आएगा ना यार, एक बार क्रॉस चेक कर लेता है। ये W/m लिखा तो m ऊपर चला गया, W नीचे आ गया, ठीक बात है। फिर इसमें पुट कर दिया तो I के साथ, तो ये इधर आ गया और ये W/m सही आया, तो आंसर बी आ गया। ठीक, इसका अगले सवाल पे चल सकते हैं। अब हम लोग काइनेटिक्स पे पहुंच गए हैं धीरे धीरे करके, तो अगला सवाल देख। अगला सवाल क्या कर रहा है, डिकम्पोजिशन ऑफ ए इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एट टी केल्विन, ठीक है, एंड इज गिवन बाय ए गिव्स बी प्लस सी इन ए क्लोज्ड वेसल 1 लीटर 1 बार, ए अलाउज टू डिकम्पोज एट टी आफ्टर 100 मिनट द टोटल प्रेशर वाज 1.5 बार, द रेट कांस्टेंट। अब हमें रेट कांस्टेंट निकालना, तो पहले रिएक्शन लिख लो कि ए गैस से क्या बन गया, ए गैस से बी गैस बन गया यार, और सी गैस बन गया। ठीक, ए गैस से बी गैस बन गया और सी गैस बन गया। टी इक्वल्स टू 0 पे इसका जो प्रेशर था वो 1 बार से शुरू किया, 0 0 हो गया। टी इक्वल्स टू 100 मिनट्स पे क्या हुआ, ये 1 में से कुछ एक्स गया, ये एक्स गया और ये एक्स गया, तो 1 प्लस एक्स की वैल्यू दे रखी है 1.5, तो एक्स की वैल्यू आ गई 0.5। तो ये बचा कितना, ये 0.5 बचा, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 2.303 अपॉन टी हो गया 100 इंटू लॉग ऑफ 1/0.5 यानी लॉग 2 हो गया, तो 0.693 डिवाइडेड बाय 100 हो गया, यानी कि 6.93 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स आ गया। आसान सवाल, आंसर आ गया। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा, अगला सवाल कह रहा है द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ऑफ द टू डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ द सेम ऑर्डर आर आइडेंटिकल, लेट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फर्स्ट रिएक्शन एक्सीड द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द सेकंड बाय 20 किलो जूल इफ k1 and k2 आर द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड रिस्पेक्टिवली एट 300 केल्विन, देन ln k2/k1 की वैल्यू हमें बतानी है। तो अर्नियस इक्वेशन से k1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, a1 इंटू e टू द पावर माइनस EA/RT, EA1 लिख देते हैं इसे, और k2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, a1 इंटू e टू द पावर माइनस EA2/RT, दोनों को डिवाइड कर दें, तो k2/k1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, e टू द पावर माइनस EA2 माइनस EA1/RT। ठीक, तो ln k2/k1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस EA2 माइनस EA1/RT, और माइनस कितना की करा है कि फर्स्ट रिएक्शन की ज़्यादा है, तो ये आ जाएगी 20, और किलो जूल्स में आ गया 10⁻³ डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू दी 8.3 और टेम्परेचर आ गया 300। ठीक, तो इससे जो आंसर आ जाएगा वो 8.03 आ जाएगा, तो आंसर हम क्या लिख देंगे 8। सही है, आसान सवाल है, बिल्कुल वैल्यू पुट करते जाओ, आंसर लेते जाओ। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कर रहा है कंसीडर ए टू बी एंड बी टू सी आर टू डिफरेंट रिएक्शंस इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ k1 of A to B reaction can be expressed in terms of log K is this, activation energy of C is A2 is 1/5 of A। तो पहले की एक्टिवेशन एनर्जी निकाल लो, दूसरे में बस बाई 5 करना है, आंसर आ जाएगा। तो अगर से हमें क्या दिया हुआ है, log K इज इक्वल टू 10.34 माइनस 1.5 इंटू 10⁻⁴/T। तो अगर हम इसे कंपेयर कर लें, log K इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, log A माइनस EA/2.303 RT। तो EA/2.303 RT की वैल्यू, R की वैल्यू किसके बराबर आ गई 1.5 इंटू 10⁻⁴। आसान, तो EA की वैल्यू आ गई कितनी 1.5 इंटू 2.303 इंटू R की वैल्यू हो गई 8.314 इंटू 10⁻⁴, तो ये आ गया 28.72 इंटू 10⁻⁴। ठीक, तो EA1 की वैल्यू निकल आई है जूल्स में, तो EA2 किसके बराबर आ गया, डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे, 0.72 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 5 यानी कि
5 पॉइंट्स दिया जाएगा, 5.744 इंटू 10⁻⁴ यानी कि 57.44 किलो जूल, यानी कि 57 लिख देंगे आंसर। आसान सवाल है, बिल्कुल बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ी और लोगों ने इस शिफ्ट को मुश्किल कहा, पता नहीं क्यों, है ना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अर्नियस इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग आर। करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं? कह रहा है कि द फैक्टर ई अपॉन आर टी करस्पॉन्ड टू द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी लेस देन ई। काइनेटिक एनर्जी के बारे में अर्नियस इक्वेशन में कोई बात नहीं होती। एट अ गिवन टेम्परेचर लोअर द ई फास्टर द रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है, जितनी ई कम होगी उतनी रिएक्शन फास्ट होगी, क्योंकि ई टू द पावर माइनस ई बाई आर टी से चल रही है। इंक्रीज इन टेम्परेचर अबाउट 10 डिग्री सेंटीग्रेड डबल्स द रेट, ठीक है, ये तो सही कह रहा है। द लॉग ऑफ प्लॉट ऑफ लॉग के वर्सेज 1/t इज स्ट्रेट लाइन विद स्लोप ऑफ माइनस दिस। देख लेते हैं। लॉग के इज इक्वल टू होता है क्या, टू, लॉग के इज इक्वल टू हो जाता है लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। तो ई अपॉन आर नहीं होगा, 2.3 मिसिंग है, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी और सी आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि ए से प्रोडक्ट बना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 3 एक्सपेरिमेंट किए गए अंडर द सिमिलर कंडीशन। ए के कितने मोल्स लग गए, मिलीमोल्स ऑफ ए कितने आ गए, ए के मिलीमोल्स आ गए 1000 मिलीमोल्स आ गए। इसमें आ गए 200 ml ऑफ 10 मोलर सोल्यूशन ऑफ ए, तो इसके कितने आ गए मिलीमोल्स ऑफ वॉल्यूम। 200 ml लेने से हमारे पास क्या हुआ कि कंसंट्रेशन नहीं बदला, कंसंट्रेशन सेम रह गया। ऐसा देख लो कि इसका 10 मोलर था, इसका भी 10 मोलर कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन इन दोनों के लिए सेम है। कंसंट्रेशन अगर सेम है तो रेट भी सेम आएगा। और इसमें 10 ml और 100 ml वाटर बाहर से ऐड कर दिया गया, तो इसका कंसंट्रेशन कितना हो गया, कंसंट्रेशन इसका 5 मोलर हो गया, तो इसका कम हो गया, या आधा रह गया। तो रन 3 में सबसे कम आएगा, 1 और 2 में सेम आ जाएगा। कंसंट्रेशन सेम रहना, मतलब कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट होगा। अगला सवाल कह रहा है द टेम्परेचर एट विच द रेट कांस्टेंट ऑफ द गिवन टू गैसेस रिएक्शंस बिकम्स इक्वल। अब हमें रेट कांस्टेंट को इक्वल करना है, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁻⁶ e टू द पावर माइनस 30,000/t is equals to 10⁻⁴ e to the power minus 24,000/t। तो ये हो गया क्या, 10⁻² इज इक्वल टू हो गया e to the power प्लस 6,000/t, उधर लेगा तो 2 ln 10 इज इक्वल टू हो गया 6,000/t। ln 10 की वैल्यू हो गई, 2 से कैंसिल हो गया, 3,000 बचा, तो टेम्परेचर की वैल्यू हो गई 3000 अपॉन ln 10। ln 10 को लिख दें 3000 डिवाइडेड बाई 2.303, तो यह आ गया 132.6 यानी कि 1303 केल्विन पे आ जाएगा। ऐसा बस केवल और केवल डिवाइड करने की कला तो में आनी चाहिए, सवाल इजी पीजी है, आराम से हो जाएगा। अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल हमें ग्राफ दिया हुआ है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, गिवन कह रहा है प्लॉट ऑफ टाइम कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम फॉर द डिसोसिएशन ऑफ ए टू एन बी। द डेटा इनिशियल फेज कंसंट्रेशन हमें बताना है एन की वैल्यू कितनी होगी। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ए की से क्या बन रहा है, एन बी बन रहा है। अब t इक्वल्स टू 0 पे इसकी वैल्यू है 0.05 है, ये 0 है। t इक्वल्स टू किस पे देखना है, 0.4 कहीं पे आ रही है कि वैल्यू 0.4 आ रही है 10 पे, t इक्वल्स टू 10 पे ये 0.04 हो गया, तो ये कितना बन गया, ये बन गया 0.03। तो यानी कि ये 0.05 में से 0.01 गया, तो ये 0.03 बन गया, यानी कि इसके कितना आ गया, एन की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। 3 टाइम्स ही हो रहा है तभी ऐसे चेंज हो रहा है। ठीक, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शंस। ए से प्रोडक्ट बन रहा है और दूसरी इक्वेशन है 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस गिव्स 3Br2 plus thrice H2O. Both reactions are started 10 atm. The rate of these reactions at 10.10 am आर सेम, ठीक है। अच्छा 10 am पे शुरू की गई और दोनों के 10-10 पे रेट सेम आ रहा था। वैल्यू ऑफ दिस इज 10 am इज दिस, कंसंट्रेशन ऑफ इज दिस व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट के लिए कह रहा है, तो एट t इक्वल्स टू 10 मिनट हो गया, क्योंकि 10 पे शुरू की, 10 पे शुरू की और 10 पे चेक कर रहे हैं, तो r की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, -1/5 dBr माइनस बाई dt, तो जाएगी कितनी 2 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 5, यानी कि
4 इंटू 10⁻⁻5। रिएक्शन से हमने देख ली। अब क्या कर रहा है, हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है, तो R इज इक्वल टू हो गया K इंटू ए। तो ये हो गया K की वैल्यू आ गई 4 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻2। तो ये हो गया 4 इंटू 10⁻⁻3 आ गया। ठीक ठीक है, कंसंट्रेशन हमें दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला कह रहा है कि फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ए बी द फॉलोइंग ग्राफ इज कंस्ट्रक्टेड। फॉलोइंग, अगर हमसे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है, यहीं पे सवाल को पकड़ना है। अगर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ये कैसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब क्या है कि ये कैसे है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, टी इक्वल टू जीरो पे कंसंट्रेशन दिया है ए बी का, हमें कितना 0.6, टी इक्वल टू 200 पे कितना दिया हुआ है ए बी का कंसंट्रेशन 0.5। तो डेल्टा ए बी अपॉन डेल्टा टी किसके बराबर हो गया, 0.1 अपॉन 200, यानी 5 इंटू 10⁻⁻4 मोलर पर सेकेंड। तो अगर हम लिखें जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो क्या लिखते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए बी नॉट माइनस के टी। तो ये हो गया 0.3 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी हो गई, ए बी की वैल्यू हाफ हो गई, क्योंकि हाफ लाइफ ली तो ए बी नॉट की आधी हो जाएगी। तो ये हो जाएगी 0.6 माइनस के की वैल्यू हो गई 5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू टी। तो ये हो गई 0.3 इज इक्वल टू हो गया 5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू टी। तो टी की वैल्यू आ गई 0.3 इंटू 10⁻+4 डिवाइडेड बाई 5, यानी 3000/5, यानी कि 600 सेकेंड। 600 सेकेंड आ गई, यानी कि कितनी आ गई, 10 मिनट्स आ गई। आंसर मिनट्स में लिखना है, 600 लिख दो गलत हो जाएगा, है ना। 10 मिनट्स आ गई। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला कह रहा है था हाफ लाइफ ऑफ जिंक इज 245 डेज आफ्टर एक्स डेज 75% ओरिजिनल एक्टिविटीज रिमेंड। यानी कितना रिएक्ट किया, 25 रिएक्ट किया। अगर हाफ लाइफ दिया तो हाफ लाइफ से हम के की वैल्यू निकालने 0.693 अपॉन क्या आ जाएगा 245। ये से ये मत कहना कि 75 रिएक्ट कर गया, कह रहा ओरिजिनल का बच गया है, यानी 25% रिएक्ट किया, वो पीछे आके पूछ रहा है। तो हम क्या लिख दें कि 0.693 डिवाइडेड बाई 245 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ, ये हो गया a अपॉन 0.75 है। तो हो गया, इसे अगर हम इससे काट दें तो ये आ जाएगा कितना ln2, सॉरी ये आ जाएगा कितना 0.3010। तो 0.3010 डिवाइडेड बाई 245 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/t लॉग ऑफ, ये आ जाएगा कितना, यहाँ पे डबल जीरो लिख लें, 1 ए से कैंसिल कर दें तो ये 4/3 हो गया, लॉग 4 माइनस लॉग 3। ठीक, तो t इंटू 0.3010 डिवाइडेड बाय 245 इज इक्वल टू हो गया 0.6020 माइनस 0.4771। वैल्यूज तुम्हें याद होंगी तो आसानी हो जाएगी। तो t की वैल्यू आ गई 245 इंटू 0.6020 माइनस 0.4771 डिवाइडेड बाय 0.3010। ठीक है, इसे सॉल्व कर दोगे तो 101.66 आ जाएगा। तो इससे 102 सेकंड्स आ जाएगा आंसर। आंसर इसका अगर डबल लिख दिया तुमने तो भाई ब्लंडर हो जाएगा, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ठीक है ना, सरल सवाल को तुमने जबरदस्ती गलत कर दिया। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन इज लोड बाय 10 द लॉगरिथमिक रेशियो ऑफ कैटलाइज्ड अपॉन अनकैटलाइज्ड। तो के कैटलाइज्ड अपॉन के अनकैटलाइज्ड किसके बराबर हो जाएगा, विल बी इक्वल्स टू e टू द पावर ई ए बाई आर टी। ई ए बाई आर टी की वैल्यू हमें लॉग के साथ पूछी गई है, लॉगरिथमिक पूछी गई है, तो लॉग के कैटलाइज्ड अपॉन के अनकैटलाइज्ड किसके बराबर हो जाएगी, ई ए अपॉन आर टी के बराबर। ई ए की वैल्यू है 10 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 8.314 इंटू 300 इंटू 2.303। ठीक, यहाँ 2.303 और लिख दो यार, है ना, जिससे कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। तो ये आ गया कितना 100 अपॉन 8.314 इंटू 2.303 इंटू 3। तो 8 × 24 दूनी 48, लगभग लगभग ये 1.74 आ गया। तो 2 ही के बराबर लिख देना चाहिए, 1.74 अच्छा आंसर दे रखा है। ठीक है, ठीक, अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल कह रहा है कि दो हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखी हैं, ठीक है, ए से बी और सी से डी। द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट रिएक्शन एट 500 केल्विन इज डबल द रेट एट 300 केल्विन। तो हमें क्या दे रखा है कि ये रेट डबल है एट 500 केल्विन, 50% ऑफ द रिएक्शन बिकम्स कंप्लीट इन 2 आवर्स। तो K1 एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड हमें दे रखा है 0.693 अपॉन 2, यानी कि 0.3465 आर इनवर्स, ये K1 की वैल्यू है। और हमें क्या गिवन है, ऑल्सो गिवन है हमें क्या कि K1 एट 500 केल्विन इज 2 टाइम्स K1 एट 300 केल्विन। ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन डबल है, ठीक है। इस पे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 0.693 आर इनवर्स, ठीक। सॉरी, ये तो उल्टा हो गया ना, तो हमें K1 की वैल्यू निकालनी, तो यहाँ से K1 की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 0.3465 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 0.17325 आर इनवर्स, ठीक। ये आ गई। अब हमसे कह रहा था एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में, क्या कह रहा है, हमसे कह रहा था एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो क्या है, कह रहा है द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द सेकंड रिएक्शन इज हाफ ऑफ दैट ऑफ द फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है, कोई बात नहीं। इफ द रेट कांस्टेंट एट 500 केल्विन ऑफ द सेकंड रिएक्शन बिकम्स डबल द रेट कांस्टेंट एट फर्स्ट रिएक्शन एट सेम टेम्परेचर, ठीक, सेकंड रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो डबल हो जाए, तो हमसे कह रहा है कि ln k एट 500 अपॉन k एट 300 इज इक्वल टू हो जाए ई ए अपॉन आर इंटू 1/300 माइनस 1/500, ठीक। तो ln ये 2 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 2 दे रखी है, तो ln 2 इज इक्वल टू हो जाए ई ए 1/r, बेसिकली ये 1 होगा, ये होगा 200 बटे 1500, 4 जीरो आ जाएंगे तो ये कैंसिल हो गया। तो ये 1/r की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, वो आ गई ln 2 इंटू 750, यानी कि 0.693 इंटू 750, यानी आ गई 519.75, ठीक। अब कह रहा है कि ये 2/r की जो वैल्यू है वो 5197.5 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 259.875 है, ठीक। अब कह रहा है कि K2 की वैल्यू जो है, K2 एट 500 जो है वो 2 टाइम्स K1 एट 500 है, और इसकी वैल्यू हो गई 0.693 आर इनवर्स, क्योंकि ये तो बाई 2 था, ठीक है ना। तो ln ऑफ K2 एट 500 डिवाइडेड बाई K2 एट 300, हमसे पूछा क्या है, हमसे कह रहा है देन द रेट कांस्टेंट फॉर द सेकंड रिएक्शन एट 300 पूछा है, तो 300 पे हमें निकालना है, दैट इज इक्वल टू ई ए 2/r की वैल्यू हो गई 259.875 इंटू ये हो गया 1/300 माइनस 1/500, तो ये हो गया कितना, ये हो गया 259.875 इंटू 1/750, तो ये आ गया 0.3465, ठीक। तो इसे यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा के 500 अपॉन के 300 इज इक्वल टू ई टू द पावर 0.3465। इतना गंदा नंबर दिया है भैया, ये 1.414 के बराबर होता है, ठीक है। तो के एट 300 की वैल्यू जो आ जाएगी वो 0.693 अपॉन 1.414, इसे तुम हाथ से तो कैलकुलेट करने की भूल ही जाओ, तो यानी कि 5 इंटू 10⁻⁻1 आर के बराबर हो गई, आर इनवर्स के बराबर, ठीक। हाथ से तो कैलकुलेट नहीं कर पाओ क्योंकि इतना गंदा नंबर दे रखा है, कोई तरीका नहीं इसे, इतना ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर 0.3456 √2 के बराबर होता है, ये तो बहुत ही मुश्किल है निकालना, है ना, गैस करना तो कम से कम मुश्किल है ही। अगला सवाल और लास्ट सवाल क्या कह रहा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड अंडरगोस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द टाइम टेकन फॉर टी 1/8 and 1/10 of the initial concentration as T1/8 and T1/10. What is the value of T1/8 upon T1/10 into 10? तो K is equals to हो गया 2.303 अपॉन T1/8 log of A अपॉन A/8 कर देते इसे, ठीक। और ये हो गया K की वैल्यू हो गई 2.303 अपॉन T1/10 इज इक्वल टू log A अपॉन A/10, तो ये हो गया 2.303 अपॉन T1/8 इंटू log 8 हो गया,
डिवाइडेड बाई हो गया 2.303 अपॉन T10 1/10। दोनों को इक्वेट कर दो तो 2.303 अपॉन T1/10, क्योंकि ये तो log 1 हो गया होगा, ये हो गया 2.303 अपॉन T1/8 इंटू log 8। इससे कैंसिल कर दो तो T1/8 डिवाइडेड बाई T1/10, यही हमें निकालना था, इज इक्वल टू हो गया 3 log 2। 3 log 2 इज 3 इंटू 0.3010, तो 0.9030। और हमें निकालनी T1/8 डिवाइडेड बाई T1/10 इंटू 10 की वैल्यू निकालनी है, तो 0.9 इंटू 10 यानी कि 9 के बराबर आ गई। तो आंसर हम क्या लिख देंगे? 9। अच्छा, 3010 लेने की जरूरत भी नहीं थी, ठीक, तो 9 ही आ गई। तो इस तरह से हम लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री के भी यार सारे क्वेश्चन कर लिए। मेरे को पता है यार, सॉरी लेट हो गई, मैं फिर से कह रहा हूँ, लेकिन हम लोगों ने पूरे 2026 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मेरे को थोड़े से क्षमा चाहिए आपसे, कोशिश कर रहा हूँ कि सारा कंटेंट ले आऊँ, लेकिन यार कभी कभी ना मेडिकल इमरजेंसी होती है कि मैं मत नहीं कर पा रहा था ना रिकॉर्ड, नहीं तो मैं 2-3 दिन पहले ही से डाल देता सारा, जैसा कही थी कि 28 तारीख तक 29 तक कंप्लीट कर देंगे तभी हो जाता, लेकिन बस मैं कर ही नहीं पा रहा था। ठीक है, क्लासेस भी नहीं ले रहा था इसीलिए ना। ठीक, चलो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो और खूब सारी पढ़ाई करते रहो, बाय बाय।